टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कहीं भी लिखिए, जैसे लिखना हो लिखो, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने गहरे पानी में हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट लिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी एमजीएस टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप सब लोगों से इंटरेक्शन करने का, रूबरू होने का एक मौका दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, दिव्या मैम, सुबोध सर। सबसे पहले मैं जस्ट अपना एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, मैं कहाँ से हूँ, कैसे मैंने अपनी तैयारी की, कैसे मेरी ये जो जर्नी रही है, किस प्रकार से थी, क्या चैलेंजेस थे और किस प्रकार से आप अपना हार्डवर्क और डेडिकेशन अगर आपके अंदर रहता है कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। आप बहुत आराम से जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी अगर मैं शिक्षा जो है हुई है मेरी 9th क्लास तक मैंने गांव से पढ़ाई की है, सरकारी स्कूल से। और उस समय तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मुझे करना क्या है। यूजुअली आजकल तो इंटरनेट का टाइम है, आजकल बच्चों को शुरू से ही गाइडेंस मिलता है, परंतु मैं 2007-2006 उस समय जब मैं गांव में रहता था, उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था। चूंकि पढ़ाई में ठीक था तो फिर घर से पापा ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, जबलपुर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं जबलपुर चला गया। अगेन 10th 11th 12th मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई की, हिंदी मीडियम। 12वीं के बाद फिर अगेन मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का उस समय काफी क्रेज था। सिविल का पापा ने बोला कि सिविल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कराते हैं, पर सिविल की सीट नहीं मिली। पीईटी जो उस समय होता था एग्जामिनेशन, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। फिर मुझे मैकेनिकल की सीट मिली तो मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर लिया। अगेन कॉलेज के टाइम पर 3rd ईयर आते आते मुझे पता चला कि अब जो है क्या करना है जॉब के लिए। उस समय जो है मैंने गेट का एग्जाम नाम सुना था। गेट के लिए मैंने 3rd ईयर से, जस्ट जबलपुर में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूट नहीं है, वहां पर मैंने ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट की। और उस समय 25 नंबर आए। 25 नंबर सुनने में बहुत कम लग रहे होंगे, परंतु उसका जो कट ऑफ होता है 22 नंबर रहता है। ठीक है, 22-23 नंबर जाता है गेट का कट ऑफ। मेरा जस्ट क्रैक हुआ था। फिर मुझे लगा कि इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। उस समय तक सिविल सर्विसेज मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। और फिर मैं 2013 का पास आउट हूँ और अपने बैच का टॉपर भी रहा हूँ। हिंदी माध्यम का होने के बाद इंग्लिश में पूरा इंजीनियरिंग की है और फिर मैं अपने बैच का टॉपर रहा हूँ। बताने का मोटिव बस यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मेरे साथ के जो लोग थे इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, फर्स्ट ईयर 2nd ईयर में मेरा कुछ भी नहीं था, मैं बहुत पीछे था, लेकिन बस वही कि नहीं, करना है, जो करना है बहुत अच्छे से करना है। मैं तो 2013 का अपने कॉलेज का बेस्ट टॉपर हूँ। और फिर 13-14 में मैं दिल्ली गया, वहां पर मैंने गेट की तैयारी की और ऑल ओवर इंडिया 370 रैंक था मेरा। उसके थ्रू मैं फिर बीपीसीएल में आया और पिछले 2014 ऑनवर्ड्स मैं भारत पेट्रोलियम में अभी काम कर रहा हूँ फिलहाल। और 2016 में मुझे लगा कि बीपीसीएल में मैं लंबे समय तक नहीं रह सकता, मुझे कुछ और करना चाहिए। यहाँ पर मतलब ऐसा कि कॉर्पोरेट है, आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर एक सेंस ऑफ जो आइडेंटिटी है वो मिसिंग था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ और करना चाहिए समाज के लिए या लोगों के लिए, जो मुझे अंदर से अच्छा लगे, मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो। 2016 में मैंने पहली बार एमपीपीएससी का सिलेबस देखा था और उस समय जब सिलेबस देखा तो सिलेबस देख के मैंने कहा नहीं, ये कैसे कर पाऊंगा मैं जॉब के साथ, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, इसको साइड में रखो, बीपीसीएल चल रही है, बढ़िया सैलरी आ रही है, 1.5 लाख रुपए महीना, दैट इज ओके, आई एम ओके हैप्पी। और फिर उसके बाद 2018 में मुझे लगने लगा कि यार अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया फिर मुझे लाइफ लॉन्ग यहीं रहना पड़ेगा, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं लाइफ लॉन्ग तो बीपीसीएल में नहीं गुजार सकता। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2018 में। अब जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, डाउट्स होते हैं कि कैसे करना है, कैसे होगा। मैं जॉब में हूँ, जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि घर पे कमाने वाला बस मैं ही हूँ, तो कैसे मैं मैनेज करूंगा। और मेरा कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 6 से 7 घंटे इंस्टीट्यूट में देते हैं, फिर घर पर भी आपके पास पढ़ना है, आपके लिए आपके पास मतलब बस यही है, जो है यही करना है। इन लोगों के साथ मेरा कंपटीशन था, तो मैं क्या कर पाऊंगा, ये सवाल मेरे जहन में मतलब हमेशा घूमता रहता था। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने 2018 में अप्रैल मई के महीने से मैंने कोचिंग जो मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की।
जस्ट शुरू कैसे करना है उसको लेके भी अगेन डाउट, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था उस समय। मैं मतलब एकदम ब्लैंक था, चारों तरफ बस सिर्फ अंधेरा था, और उस पर मुझे जो है एक उम्मीद की रोशनी फिर दिखेगी यार नहीं, एक काम करते हैं, पहले अब सिलेबस अभी उठाते हैं वापस और एक बार देखते हैं, वीडियोस देखते हैं फिर। और फिर मैंने यूट्यूब से अपने वीडियोस वगैरह चेक किया कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। फिर पता चला कि जो हमारे एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बेसिक फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपकी अगर नींव तैयार करनी है, बिल्डिंग आपको अगर बड़ा अच्छा रखना है, तो फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फिर मैंने अपना एनसीईआरटी की बुक्स उठाई और सारी एनसीईआरटी की बुक्स सबसे पहले मैंने पढ़ाई की। जस्ट कुछ भी नोट्स नहीं बनाए, पहली बार जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा तो बस सिर्फ रीड किया कि एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं कैसे क्या होता है। और चूंकि मैं खुद हिंदी माध्यम से था तो हमारी जो 6, 7, 8 या 9, 10 की जो बुक्स होती है बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होती हैं एनसीईआरटी के मुकाबले अगर देखा जाए तो। सो उस समय मैंने जस्ट एनसीईआरटी गो थ्रू किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ और जो उस समय जो टॉपर्स निकले थे, संपदा सराफ मैम थी और हर्षल चौधरी थे, तो उनके मैंने वीडियोस देखे कि कैसे हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी। सो उसमें मैंने वीडियोस वगैरह देख के फिर अपने रिसोर्सेज को तैयार किया। उस समय तक एमजीआईसीएस के साथ मेरा कोई सच कांटेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जस्ट स्टार्टिंग फेज में था, मैंने पढ़ाई जस्ट स्टार्ट की थी। फिर मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जैसे आप सभी को पता है, पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, जियोग्राफी के लिए माजिद हुसैन की एक बुक आती है, और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हमारी एक शंकर आईएएस की बुक आती है। मैंने, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सारी बुक्स पूरी तरह से नहीं पढ़ी है एक्सेप्ट पॉलिटी की लक्ष्मीकांत। बाकी मैंने कुछ बुक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मुझे कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं तो मैंने बुक्स रेफर की। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी को रिलीजियसली फॉलो किया है। एनसीईआरटी, और वो भी एक एनसीईआरटी नहीं, दो एनसीईआरटी में पढ़ता था। एक तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी जो इतिहास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th to 12th क्लास की, और उसके साथ में मैं ओल्ड एनसीईआरटी रखता था, रोमिला थापर मैम की। सो दोनों एनसीईआरटी को साइड बाय साइड रख के मैंने अपने नोट्स बनाने प्रिपेयर किए, फिर चालू किए। सो उसमें भी मुझे थोड़ा सा 6-8 महीने का टाइम लगा। अभी तक अगेन अब मैं लगभग, मेरे सब्जेक्ट्स तैयार हो रहे थे, धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि हाँ मैं मतलब तैयार कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो इफेक्टिव है, वो सफिशिएंट है कि नहीं है, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो जो आत्म मूल्यांकन वाला जो पार्ट है, सेल्फ इवेल्युएशन का पार्ट है, वो दैट इज मिसिंग एज ऑफ नाउ। सो फिर उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे करके कन्वेंशनल जो भी बुक्स थी वो रेफर की और नोट्स बनाने प्रिपेयर किए, मैंने शुरू से ही नोट्स बनाए हैं। फिर मैंने एमजीआईसीएस कोचिंग का नाम सुना था उस समय, काफी ज्यादा, मतलब आई थिंक उससे पहले ही खुली थी सर, कुछ 1-2 साल पहले ही खुली थी। सो फिर मैंने जो एमजीआईसीएस कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। अब चूंकि मैं उस समय बीना में था, बीओरएल रिफाइनरी में था मैं, और कोचिंग यहाँ थी। सो अभी मैंने मैडम से बोला, मैम दिव्या मैम से मैंने कांटेक्ट किया। मैंने बोला मैम मेरी ये समस्या है, मैं वहां पर आ नहीं सकता हूँ पढ़ने के लिए या फिर टेस्ट सीरीज लिखने के लिए, तो आप बताएं मैं कैसे क्या करूँगा। सो फिर मैम ने बोला कि आप फिर एक काम करिए, मैं टेस्ट सीरीज की यहाँ पर आपको कॉपीज भेज देती हूँ, आप लिख के जो है टेस्ट और यहाँ पर भेज दिया करिए, मैं हम उसको चेक करवा देंगे और आपके पास वापस भेज देंगे, तो आप कॉपीज देख लीजिएगा। अब इस प्रोसेस में अगेन मुझे लगभग मतलब 1 से 1.5 महीना लग जाता था कॉपीज आने में, फिर वापस जाने में। सो एक गैप रहता था, अंदर डर भी लगा रहता था कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मतलब संभव है मेरे लिए कि नहीं है। और जब शुरू में मैंने फिर टेस्ट लिखने चालू किए, अब मुझे देख कोई नहीं रहा है ना कि मैं टेस्ट कितने टाइम में पूरा कर रहा हूँ। आप यहाँ लोग बैठते हैं, 3 घंटे का टाइम अगर देते हैं एफएलटी के लिए, फुल लेंथ टेस्ट के लिए, 3 घंटे का आपके पास अलार्म है, भाई 3 घंटे में खत्म करना है, परंतु मुझे तो कोई नहीं देख रहा वहां तक। मैं, हो सकता है अगर अपने आप को खुश रखने के लिए मैं 4 घंटे में पेपर लिख लूँ, नकल करके लिख लूँ, लिख सकता हूँ मैं अगर मैं चाहूँ तो, कि यार हाँ क्लास टेस्ट का फिर रिजल्ट आएगा, टॉप करूंगा मैं तो खुश रहूंगा। पर नहीं, मैं क्या करता था, मेरा पहला प्रयास होता था कि मैं टेस्ट पहले पूरा कंप्लीट कर लूँ। तो उसमें जैसे पार्ट बी के टेस्ट होते थे, तो उसमें कई बार मुझे 2 घंटे भी लगते थे और 2.5 घंटे भी लगते थे। शुरू के टेस्ट में मैंने जब कॉपीज भेजता था तो उसमें क्लियरली लिखता था समय लिया 2 घंटे या 2.5 घंटे, पर मैं पेपर पूरा कंप्लीट करता था। ये वो समय था जब कॉपीज में बहुत अनऑर्गेनाइज थी, बहुत अच्छी नहीं लिखता था मैं, क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में था मैं और क्लासरूम का गाइडेंस नहीं था मेरे पास, मैं अपने हिसाब से लिखता था। उस समय स्पेस का लिमिटेशन जैसा कुछ नहीं था, स्पेस आपके पास सफिशिएंट होता था, लेकिन समय का लिमिटेशन होता था। फिर जो है कॉपीज मेरी चेक होने लगी। सुबोध सर जो थे वो एक मतलब मेरे लिए पाथ बियरर थे, वो पूरा एकदम दिखाते थे। तो उसके बाद फिर सर के कमेंट्स आने लगे कि कॉपीज में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है।
उन चीज़ों को मैंने रिलीजियसली फॉलो किया। और उसके बाद फिर जब मैं धीरे धीरे टेस्ट लिखने लगा, समय निकलता गया, क्योंकि एक अच्छी चीज हुई मेरे साथ कि मेरे पास जॉब थी, 10 से 12 घंटे मुझे देने पड़ते थे, टाइम कंस्ट्रेंट था मेरे पास हमेशा के लिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता था पढ़ने के लिए। लेकिन सबसे एक अच्छी चीज मेरे फेवर में हुई कि उस समय टाइमली एमपीपीएससी नहीं हुई। 2019 का जो एग्जाम था वो 2020 में प्रीलिम्स हुआ, 2021 में मेंस हुआ। तो एक एक आपके अंदर एक भाव ये आ सकता है कि यार क्या करना है, कैसे होगा। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मुझे समय मिला है, इसका मुझे यूटिलाइज करना है। तो मैं डेली जो है लगभग प्रयास करता था कि 6 से 7 घंटे निकाल सकूं। टाइमर लगाता था अपने मोबाइल में, जब समय मिलता था तब पढ़ता था, तब टाइमर ऑन करता था। मेरा ये रहता था कि मुझे 6 से 7 घंटे देने हैं किसी भी हालत में। सो सुबह उठता था जल्दी, शाम को लेट सोता था, ऑफिस में लंच टाइम में अगर जैसे समय मिल गया तो मैं उस समय अगेन मैं टाइमर लगा के पढ़ता था। सर लोग रहते थे मेरे, अगर मैं उनके सामने पढ़ूंगा तो अगेन इट विल बी अ ट्रबल फॉर मी। सो मैं क्या करता था कि मतलब नोट्स की मैं डिजिटल कॉपीज फोटो बना लेता था 10-12 पेज की, या 10-12 पेज मुझे ऑफिस में खत्म करने किसी भी हालत में। तो लंच पीरियड में फिर मैं उसको जो है पढ़ता था कि यार ये खत्म करना है। उसके बाद मतलब अंदर से ये रहता था कि हाँ, आज का जो टारगेट बनाया है वो मैंने कंप्लीट किया है। सो इस प्रकार से मैंने जो है कंटिन्यूअस मैंने दिया है टाइम, मतलब मैंने बहुत जम के मेहनत की है। समय कम था मेरे लिए क्योंकि मेरे पास जॉब का एक प्रॉब्लम था, पर मैंने जितना भी टाइम दिया है अपने साथ एकदम ईमानदारी के साथ मैंने समय दिया है और पढ़ाई की है। दूसरा, जो टेस्ट सीरीज लिखने का, दैट इज अ बिग बिग क्या बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है या प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हो। सो टेस्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं भी लिखिए, जैसे लिखना हो लिखो, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने गहरे पानी में हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट लिख रहे हैं। लोगों के साथ आप 400-500 लोग बैठे हुए हैं, उसमें मैं किधर खड़ा हूं ये कैसे पता चलेगा, आप जब टेस्ट लिखो। मैंने एमजीएसएस में लगभग मुझे लगता है 100-150 टेस्ट लिखे होंगे। एक टेस्ट सीरीज खत्म होती थी, दूसरी चालू होती थी, दूसरी करता था, कंटिन्यू टेस्ट दिए मैंने, बहुत टेस्ट दिए। और उसी के कारण शायद ये होता था कि मुझे जैसे चीजें नहीं पता है या कोई चीज मिस होती थी सब्जेक्ट की, तो वो चीज मुझे पता चलती थी कि यार ये मैंने नहीं पढ़ा। अगेन मैं क्या करता था, अपने नोट्स अपडेट करता था। 3 चीजों का मैंने बहुत फोकस किया है। RRT, रीड रिपीट एंड टेस्ट, पढ़ता था, रिपीट करता था, टेस्ट देता था। ये 3 साल का मेरा पूरा का पूरा टाइम पीरियड इसी में गया है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे रिजल्ट्स काफी अच्छे आने लगे। मुझे लगा कि नहीं, आई एम डूइंग गुड। सर की तरफ से भी कंटिन्यूअस मार्गदर्शन मिलता रहा। अगर कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी थी, क्योंकि कई बार ये होता है कि इंग्लिश जो अंग्रेजी माध्यम में बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं होते हैं, तो मैं क्या करता था, हिंदी माध्यम का मिलता था सोर्स, उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ता था। क्योंकि आपके पास जो भी चीजें हैं सामने हैं और हमको उस हिसाब से कॉम्पीट करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रिसोर्सेज आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, आप कंटिन्यू जो भी चीजें हैं आप देखते रहिए, सेल्फ इवेल्युएट करते रहिए, और डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। सो इस प्रकार से मेरी मतलब जस्ट मैंने शॉर्ट में बताया, बहुत ज्यादा अभी समय का भी अभाव है। सो इस प्रकार से मेरी जर्नी रही है।